तो डियर ऑल स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे प्रैक्टिकल का सेकंड चैप्टर, आंकड़ों का प्रक्रमण यानी कि प्रोसेसिंग ऑफ डेटा। तो 12th क्लास का हम प्रैक्टिकल देख रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि आंकड़ों का संगठन तथा प्रस्तुतिकरण उन्हें बोधगम्य बनाता है, मतलब समझने के लिए आसान बनाता है। जो डेटा का संगठन बनाते हैं हम, या डेटा को जो रिप्रेजेंट करने के जो तरीके हैं, एनालिटिकली हम रिप्रेजेंट करें, टेबुलेशन फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, पाई चार्ट के थ्रू रिप्रेजेंट करें, या हम बार डायग्राम या किसी भी डायग्राम के थ्रू, लाइन ग्राफ के थ्रू अगर हम रिप्रेजेंट करें तो वो क्या होता है, बोधगम्य होता है, अंडरस्टूड होता है, अंडरस्टैंडिंग हमारी उसमें बन जाती है, समझ बन जाती है। इससे आंकड़ों का प्रक्रमण सरल हो जाता है। आंकड़ों के विश्लेषण के लिए अनेक विधियों को उपयोग किया जाता है। इस अध्याय में आप निम्नलिखित सांख्यिकी विधियां सीखेंगे। तो स्टैटिस्टिकल जो मेथड है, अब उनके बारे में हम यहाँ पर सीखेंगे। पहला है केंद्रीय प्रवृत्ति माप, तो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, इसमें हम देखेंगे। दूसरी है प्रकीर्णन के माप, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, ये देखेंगे। अगला है संबंध के माप, मेजर्स ऑफ रिलेशन, हम इसमें रिलेशनशिप हम देखेंगे। चलिए, जहाँ केंद्रीय प्रवृत्ति के माप पर्यवेक्षणों के समूह का आदर्श प्रतिनिधिकारी मूल्य प्रस्तुत करते हैं, वहीं प्रकीर्णन के माप आंकड़ों की आंतरिक विषमताओं का ब्यौरा देते हैं, जो अक्सर केंद्रीय प्रवृत्ति की माप के संदर्भ में होते हैं। दूसरी ओर संबंध के माप दो या दो से अधिक घटनाओं जैसे वर्षा तथा बाढ़ की घटना अथवा उर्वरकों का उपभोग तथा फसलों की उपज के मध्य साहचर्य की गहनता प्रस्तुत करते हैं। अब हम बात इसमें करें तो जो डेटा है, डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए केंद्रीय प्रवृत्ति की माप हम देखते हैं कि सेंट्रल जो टेंडेंसी है वो किस तरीके से इसके ऊपर काम करेगी। डेटा को अलग अलग तरीके से हम इसमें न्यूमेरिकली हम निकालते हैं कि सेंट्रल में कौन सी संख्या रहेगी। चलिए, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, इसको देख लेते हैं। मापनीय विशेषताएं जैसे वर्षा, ऊंचाई, जनसंख्या का घनत्व, उपलब्धियों के स्तर अथवा आयु वर्ग में विभिन्नताएं पाई जाती हैं। यदि हमें उनको समझना है तो हमें क्या करना होगा? उसके लिए हमें कदाचित एक मूल्य या मान की आवश्यकता होगी जो पर्यवेक्षणों के समूह का सर्वोत्तम प्रतिनिधित्व करता हो। यह एकल मान सामान्यतः वितरण के किसी भी छोर पर होने की बजाय उसके केंद्र के निकट स्थित होता है। वितरण का केंद्र ज्ञात करने वाली सांख्यिकी विधियों को केंद्रीय प्रवृत्ति की माप के नाम से जाना जाता है। तो जो स्टैटिस्टिकल जो मेथड है, तो उसको जब हम देखेंगे उसके आधार पर हम सेंट्रल निकालेंगे, तो वो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कहलाएगी जो हम डेटा निकालते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति की द्योतक संख्या सारे आंकड़ों के समूह की प्रतिनिधि संख्या होती है, क्योंकि यह उस बिंदु का प्रतीक होती है जिसके निकट इकाइयों के समूह की प्रवृत्ति होती है। केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों को सांख्यिकी औसत के नाम से जाना जाता है। केंद्रीय प्रवृत्ति के कई माप हैं, जिनमें माध्य, माध्यिका, बहुलक सबसे महत्वपूर्ण है। मीन, मीडियन और मोड, तीन इसमें मेथड हमारे निकल के आते हैं, जिससे हम सेंट्रल टेंडेंसी निकालते हैं। चलिए, अब देखते हैं मीन कैसे निकाला जाता है। माध्य वह माप है जो सभी मूल्यों के योग को कुल प्रेक्षणों की संख्या से विभाजित करने पर प्राप्त होता है। तो टोटल नंबर जितने होंगे उनसे हम उसे क्या कर देंगे, विभाजित करेंगे, और टोटल मूल्य को, ठीक, आगे कोई एग्जाम्पल देखते रहेंगे तो आता रहेगा समझ में। अब जी माध्यिका कैसे निकालते हैं, मीडियन कैसे निकालते हैं। मीडियन या माध्यिका उस कोटि का मान होता है जो व्यवस्थित श्रेणी को दो बराबर संख्याओं में विभाजित करता है। यह मान
वास्तविक मूल्य से स्वतंत्र होता है। आंकड़ों को बढ़ते अथवा घटते क्रम में व्यवस्थित करना म- माध्यम की गणना में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। सम संख्याएं होने पर दो मध्यस्थ कोटि मानों का औसत माध्यिका होगा। तो माध्यिका निकालने के लिए अलग रूल है, हम बाद में देखेंगे उसको। अगला है मोड या बहुलक। सबसे इजी है। किसी बिंदु या मान की अधिकतम पुनरावृत्ति अथवा आवृत्ति बहुलक होती है। आपने देखा होगा कि इनमें से प्रत्येक भिन्न भिन्न प्रकार के आंकड़ों के समूह हैं। समूह के लिए उपयुक्त एकल प्रतिनिधि संख्या निर्धारित करने की अलग विधि है। अब हम देखते हैं माध्य, जो मीन है उसके बारे में देख लेते हैं कैसे निकाला जाता है। किसी चर के विभिन्न मूल्यों का साधारण अंकगणितीय औसत माध्य कहलाता है। किसी चर के जो अर्थमेटिकली एवरेज हम निकालते हैं उसको हम क्या कहते हैं? माध्य कहते हैं। अवर्गीकृत अथवा वर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्य ज्ञात करने की विधियां निश्चित ही भिन्न होंगी। तो जो एक तो है अनग्रुप्ड और एक है ग्रुप्ड, तो दोनों में अलग अलग तरीके से हम क्या ज्ञात करते हैं। मीन निकालने का मेथड दोनों में अलग अलग नियम लगेंगे। क्या नियम लगेंगे वो हम आगे देखेंगे। वर्गीकृत व अवर्गीकृत दोनों प्रकार के आंकड़ों के लिए माध्य प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष विधियों के द्वारा ज्ञात किए जाते हैं। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेथड है इन दोनों विधियों को, इन दोनों आंकड़ों को ज्ञात करने के लिए। अब पहला है अवर्गीकृत आंकड़ों से माध्य की गणना। तो जो आपका कंपाइलिंग मीन ऑफ अनग्रुप्ड डाटा, तो जो अनग्रुप्ड डेटा है उसमें हम कैसे मीन निकालेंगे उसको हम देख लेते हैं। पहला है प्रत्यक्ष विधि या डायरेक्ट मेथड। बहुत इजी है, आराम से देखिएगा कैसे कैसे समझना है, आप चीज़ों को समझ जाएंगे। अवर्गीकृत आंकड़ों से प्रत्यक्ष विधि द्वारा माध्य की गणना करने के लिए पर्यवेक्षण के सभी मूल्यों को जोड़कर घटनाओं या पदों की संख्या से भाग देते हैं। इस प्रकार माध्य की गणना निम्नलिखित सूत्र के उपयोग द्वारा होती है। क्या कहा गया है कि अवर्गीकृत आंकड़ों से प्रत्यक्ष विधि द्वारा माध्य की गणना करने के लिए पर्यवेक्षण के सभी मूल्यों को जोड़कर जितने भी मूल्य हमें मिलेंगे सबको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। फिर क्या करना है, घटनाओं या पदों की कुल संख्या, जितनी संख्या होगी 5, 6, 7, 8, 2, 4 जितने भी होंगे उनसे क्या कर देंगे, हम डिवाइड कर देंगे। ठीक, तो क्या निकल आएगा, हमारा मीन निकल आएगा। इसके लिए रूल है एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। तो यहाँ पर दिया गया इसका मतलब एक्स बार का मतलब है माध्य या मीन, सिग्मा का मीन्स है मापों के सभी मूल्यों का योग, जितने भी होंगे उन सभी का योग होगा। एक्स का मतलब है मापों की किसी श्रेणी में एक अपरिष्कृत सम्मक, और सिग्मा एक्स का मतलब है मापों की किसी श्रेणी में एक अपरिष्कृत सम्मक, और एन का मतलब है श्रेणी के पदों की संख्या, टोटल जितने पद होते हैं उनकी संख्या। कुछ नहीं है, बड़ा सा इजी है, ये रूल लगना है। इस नियम के आधार पे हमने क्या निकालना है, मीन निकाल देना है। तो यहाँ पर एक टेबल दी गई है, इसके आधार पे हम मीन निकालेंगे। सारणी 2.1 माध्य वर्षा गणना। तो वर्षा को हम निकाल रहे हैं क्योंकि हमने पहले क्या कह दिया था, जब हमने इसे स्टार्ट किया था तो हमने कहा था कि वर्षा, ऊंचाई, जनसंख्या घनत्व मापनीय विशेषताएं जिनको हम मेजरमेंट कर सकें, जिन्हें हम माप सकें। वर्षा को आप माप सकते हैं, हाइट आप माप सकते हैं, पॉपुलेशन आप माप सकते हैं, एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन आप माप सकते हैं। ठीक है ना, ये सब चीज़ें। चलिए, तो यहाँ पर ये डेटा दिया गया है। अब इसमें प्रश्न है, उदाहरण 2.1 मध्य प्रदेश में मलवा, मलवा नहीं मालवा का पठार, मालवा प्लेटू एमपी में पड़ता है। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन भी बन जाता है, मालवा प्लेटू। मध्य प्रदेश में मालवा पठार के विभिन्न जिलों की तालिका 2.1 में दी गई वर्षा के आधार पर उस क्षेत्र की माध्य वर्षा की गणना कीजिए। माध्य वर्षा की गणना इसमें करनी है, इसे हम देख लेते हैं। तो तालिका 2.1 में दिए गए माध्य की गणना के लिए निम्नलिखित विधि कौन सी लगेगी, एक्स बार
इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। अब इसमें करना क्या है, हमें कुछ नहीं करना है। इसका मतलब एक्स बार का मीन्स क्या है, इसका मतलब ही है मीन। इसका मतलब है माध्य बराबर सिग्मा एक्स। अब सिग्मा एक्स का मतलब क्या है, सिग्मा एक्स का मतलब है कि हमें इंदौर में जितनी बारिश हो रही है, देवास में जितनी बारिश हो रही है, धार में जितनी बारिश हो रही है, रतलाम में जितनी बारिश हो रही है, उज्जैन, मंदसौर और शाहजहाँपुर, इन सबको हमने क्या कर देना है, ऐड कर देना है, जिसे हम क्या कहेंगे, सिग्मा एक्स कहेंगे। ठीक है ना। अभी हम प्रत्यक्ष विधि पढ़ रहे हैं, डायरेक्ट मेथड। अभी इसको नहीं देखना है, अभी इससे कोई लेना देना नहीं है, अभी इससे लेना देना है। ठीक है ना। ठीक, और इस रूल से भी कोई लेना देना भी है नहीं, इन दोनों रूल से भी लेना देना है। तो हम इसको ऐड करेंगे टोटल, तो ऐड करके टोटल कितना आ रहा है, यहाँ पर लिखा गया देखो, 6, 4, 8, 4। तो हमने क्या निकालना है, मीन निकालना है, या हम क्या निकाल रहे हैं, माध्य निकाल रहे हैं यहाँ पर। चलिए, तो इतना हो गया। अब इसके बाद जितनी टोटल नंबर है, नंबर कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इक्वल टू अपॉन 7। और 7 से इसे हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, या इसे हम भाग दे देंगे। तो कितने से बढ़ रहा है, 9 टू 6.929, 9 टू 6.29। इतने क्या हो रही है हमारे पास, ये इसका माध्य निकल आया। ठीक, चलिए, तो बड़ा इजी है, कुछ लगा आपको, कुछ भी नहीं। टोटल आपने क्या कर देना है, ऐड कर देना है, और सिग्मा एक्स के जगह पे टोटल जितने नंबर हैं उनको टोटल लिख देना है यहाँ पर। ठीक, और टोटल नंबर एन से आपको प्रदर्शित करना और भाग देकर निकाल देना। तो ये तो हो गई क्या, प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड। माध्य की गणना से यह समझा जा सकता है कि वर्षा के अपरिष्कृत आंकड़ों का सीधा योग कर लिया गया है तथा उस योग को कुल पदों की संख्या अर्थात जिलों की संख्या से विभाजित किया गया है, अतः इसे प्रत्यक्ष विधि कहते हैं। अब दूसरी आ रही है कौन सी, अप्रत्यक्ष विधि, इनडायरेक्ट मेथड। अब इनडायरेक्ट मेथड में क्या कहानी है ये देख लेते हैं। श्रेणी में जहां प्रेक्षणों की संख्याएं बहुत अधिक होती हैं, वहां सामान्यतः अप्रत्यक्ष विधि से माध्य की गणना की जाती है। इस विधि में एक स्थिरांक को सभी मूल्यों से घटाने पर प्रेक्षणों, तो एक स्थिरांक हमें यहाँ पर लेना पड़ता है, वो सभी मूल्यों से घटाने पर प्रेक्षणों की संख्या विस्तार कम हो जाती है। उदाहरण के लिए जैसा तालिका 2.1 में दर्शाया गया है, वर्षा के मान 800 से 1100 मिलीमीटर तक हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब इसे हमें थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा, तो हम इसे इरेज कर देते हैं। ठीक, तो यहाँ पर 800, कम से कम 800 से कहाँ तक जा रहे हैं, 1100 तक लगभग जा रहे हैं। तो बोल रहे हैं यहाँ पर, तो कोई एक संख्या हमें निर्धारित करनी है, उससे सभी संख्याओं को घटाना है। ठीक, उसके बाद हम क्या करेंगे, जो अप्रत्यक्ष या इनडायरेक्ट मेथड है उसके आधार पे हम मीन निकालेंगे। उदाहरण के लिए तालिका 2.1 में 800 से 1100 मिलीमीटर तक है। एक कल्पित माध्य मानकर हम इन संख्याओं के विस्तार को कम कर सकते हैं। इस उदाहरण में हमने कल्पित माध्य 800 माना। इस क्रिया को कूट पद्धति कहते हैं। इसके पश्चात घटाए हुए मूल्यों के आधार पर माध्य की गणना कर ली जाती है। तालिका 2.1 में दिया गया है ये, और स्तंभ 3 में ये ब्यौरा कर रखा है। तो तालिका 2.1 ये हो गया, स्तंभ 3 ये वाला है। इस वाले में ये पूरा का पूरा मेथड चलाया हुआ है, जो हम क्या करेंगे, इनडायरेक्टली निकालेंगे। ठीक, तो इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष विधि से माध्य की गणना इस सूत्र द्वारा की जाती है। तो यहाँ पर नियम बदल गया है, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी अपॉन एन। तो यहाँ पर सिग्मा डी अपॉन एन, ए प्लस सिग्मा डी अपॉन एन नए जुड़े हैं। ए का मतलब है घटाया हुआ स्थिरांक, तो जिस स्थिरांक से हम घटाएंगे वो यहाँ पर लिखा जाएगा। सिग्मा डी स्थिरांक घटाए हुए का मूल्य, जितना हम माइनस करने के बाद हमारा मूल्य आएगा वो यहाँ पर लिखा जाएगा। और एन उक्त श्रेणी में एकल
प्रेक्षणों की संख्या, तो टोटल संख्या कितनी है, नंबर कितने हैं वो दिखाए जाएंगे। तो यहाँ पर हम कर सकते हैं, अगर हम कम से कम इसमें मान लें 800, तो यहाँ पर दिया ही हुआ है एग्जाम्पल के रूप में, कम से कम हमने इसका ले लिया एक बिंदु, जो क्या स्थिरांक क्या ले लिया 800, ठीक। यहाँ पर दिया हुआ है जिसमें 800 कल्पित माध्य है, डी कल्पित माध्य से विचलन है, तो 800 माइनस, सॉरी, तो हम इसमें 800 ले लेते हैं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 989 माइनस 800 इज इक्वल टू 179, 1083 माइनस 800 283, 8033 माइनस 833 माइनस 833, 896 माइनस 800 इज इक्वल टू 96, 891 माइनस 891, 825 माइनस 825, 977 माइनस 800 177। तो टोटल हम इसको क्या कर देंगे, फिर ऐड कर देंगे, तो टोटल ऐड करके कितना आ गया 8884, ठीक। तो एक हमने संख्या ले ली 800, इस तरीके से कोई सी भी ली जा सकती है और उन सबको उनमें से घटा देंगे, तो ऐसी संख्या लेनी है जिसमें से घट जाए, ठीक है ना। अब यहाँ पर नियम क्या चलेगा, नियम चलेगा ये वाला, x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा d अपॉन n। अब इसमें रखना कैसे है, x बार की जगह तो हमारा माध्य हो गया, ठीक। a की जगह हमारे क्या हो गया, जितना हमने लिया हुआ था संख्या जिसमें से हम घटा रहे थे 800, प्लस सिग्मा d क्या है, सिग्मा d है जो जोड़ के टोटल आया हुआ है, टोटल ऐड करके कितना आया है 884, तो यहाँ पर हो जाएगा 884 इज इक्वल टू अपॉन, सॉरी, बटे टोटल नंबर तो टोटल 7 ही रहेंगे ना, 1 2 3 4 5 6 7 अपॉन 7, ठीक। अब इसे हम क्या कर देंगे, इसे हम सिंप्लीफाई कर देंगे, अब 800 और इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 800 प्लस 884 को, तो ये लगभग जाएगा आपका कितना 1684, और इसे डिवाइड करेंगे 7 से, तो डिवाइड करने के बाद कितना आ जा रहा है इतना, ठीक, 926.29 mm। तो यहाँ पर भी माध्य इतना ही आया जो हमने इनडायरेक्ट मेथड से निकाला, और जो डायरेक्ट मेथड से निकाला वहाँ पर माध्य इतना आया, ठीक। लगभग माध्य क्या है, बराबर है, मीडियन आपके बराबर निकलना है, इसका मतलब आपने दोनों मेथड ठीक लगाई है। तो मेथड आपको मेन याद रखनी है, जो आपका, अगर आप डायरेक्ट मेथड से करेंगे तो ये आपकी लगेगी, और आप इनडायरेक्ट से करेंगे तो ये आपकी मेथड लगेगी, ठीक। तो बड़ा इजी है, इस वीडियो को आप रिवाइंड करके दोबारा देखिएगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएंगी चीज़ें। नहीं आती हो तो आप लोग कॉपी खोल के बैठिए, और जो जो मैं पढ़ाते रहता हूँ उसको आप नोट डाउन भी करते रहेंगे तो आपको और आसानी से समझ में आ जाएगा। यहाँ यह ध्यान देने योग्य तथ्य है कि चाहे किसी भी विधि से माध्य की गणना की गई हो, उसका मान एक समान या समान ही आता है। तो डियर ऑल स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल हम वर्गीकृत आंकड़ों से माध्य की गणना पढ़ेंगे, तो कल को हम इसका पार्ट 2 देखेंगे। तब तक के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और बने रहिए मेरे साथ। तब तक के लिए थैंक यू।